नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे जम्मू और कश्मीर। आप सभी को पहले से मालूम है कि 5 अगस्त सन 2019 यानी कि अब से लगभग 1.5 वर्ष पहले जम्मू और कश्मीर की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी और पाकिस्तान जैसे देश इस विषय पर लाभ उठाते थे। आतंकवाद को बढ़ावा खूब सारा मिलता था और यहाँ तक वहाँ के जो लोकल लीडरान हैं वो ये कहते थे कि अगर जम्मू कश्मीर के विषय में 370 के विषय में छुआ गया तो आपका ध्वज उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि मोदी अगर उसको हटा देंगे तो फिर वो कई एक पीढ़ियाँ में जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद 370 को छुआ जा सकता है, 370 को छू भी नहीं सकते। मोदी जी ने वो करके दिखाया है, इसीलिए लोगों ने, मोदी जी ने कभी नहीं कहा लेकिन लोगों ने ये नारा दिया, मोदी है तो मुमकिन है। अब जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जब से यूनियन टेरिटरी बना है तब से गवर्नर नहीं जाते, गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल कहते हैं। श्री मनोज सिन्हा जी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, रेलवे मिनिस्टर रहे और बहुत सारे दायित्वों पर रहे, एक IITN है ऐसा कहते हैं लोग। मनोज सिन्हा साहब इस समय वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाते बहुत सारे डिसीजंस उन्होंने इस प्रकार के लिए हैं कि देश उनके डिसीजंस को लेकर गर्व महसूस करता है और खुश होता है। हालांकि वो केंद्र सरकार के इशारे पर ही करते होंगे, केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार करते होंगे और जिस उद्देश्य से उनको भेजा गया है वो उद्देश्य को पूरा कर रहे होंगे। अभी हाल ही में उन्होंने एक आदेश दिया। मैं दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ। एक तो कश्मीर वैली की बात कर रहा हूँ, जहाँ अभी जो समर की राजधानी है, जो गर्मियों की राजधानी है, वो गर्मी की राजधानी वहाँ जाने वाली है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि तिरंगे की। पीछे मैंने बताया था कि पाकिस्तान डे के अवसर पर डल झील में वहाँ के DDC, जिसको आप मेयर कह सकते हैं दूसरे राज्यों में, DDC ने और वहाँ कुछ पार्षदों ने ट्राई कलर फहराया था, तिरंगा फहराया और पाकिस्तान को बहुत सारे संदेश दिए थे और ये कहा था कि इस तिरंगे की तरफ आंख उठाकर मत देखना, भारत मेरा देश है और मेरे देश की तरफ तुमको आंख उठाकर देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल दी जाएंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। वो कश्मीर, जिस कश्मीर के अंदर से सदैव पाकिस्तान के नारे लगते रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे, अब वो ही कश्मीर पाकिस्तान को बड़ा बुरा भला कह रहा है। मैं इस बात को लेकर कि अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक आदेश दिया। उन्होंने कहा सभी सरकारी बिल्डिंग, सभी ऐसे कार्यालय, उन सभी कार्यालयों पर तिरंगा फहरना अनिवार्य है। यानी कि कोई भी सरकारी बिल्डिंग जम्मू कश्मीर में बनी हुई है उस पर तिरंगा फहरना अनिवार्य है। आपको याद होगा कि 370 के डाइल्यूशन के बाद, 35 कैपिटल लेके एब्रोगेशन के बाद महबूबा मुफ्ती जिस समय छुट कर आई थी, उसने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया था कि हम तिरंगा तब तक नहीं फहराएंगे जब तक जम्मू कश्मीर का फ्लैग नहीं फहराया जाएगा। उपराज्यपाल जी ने आदेश दिया कि आपको तिरंगा फहराना ही पड़ेगा और जम्मू कश्मीर का कोई फ्लैग इस समय नहीं फहराया जाएगा। हालांकि ऐसा आदेश नहीं दिया कि जम्मू कश्मीर का फ्लैग नहीं फहराया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि तिरंगा तो फहराया ही जाएगा और ये आदेश दिए कि तिरंगे को फहराना है। महबूबा मुफ्ती ने पलटवार करते हुए स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत सरकार इस समय डर रही है, भारत सरकार इस समय प्रेशर में है। भारत सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है, भारत सरकार अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है, इसीलिए तिरंगा फहराया जाएगा। ऐसा सरकारी बिल्डिंग या बिल्डिंगों पर, बड़ी बिल्डिंगों पर तिरंगा फहराया जाएगा, ऐसा आदेश राज्यपाल को देना पड़ा। महबूबा मुफ्ती साहिबा, आपको शायद ये पता नहीं है कि आपने ही कहा था, आपको याद होगा कि आपने ही कहा था कि तिरंगा फहराने वाले लोग नहीं मिलेंगे और 370 को आपके दूसरे दोस्तों ने कहा था कि 370 को छुआ नहीं जा सकता। मोदी है, मुमकिन है, करके दिखाया। और मोदी सरकार अगर इतनी ही इनसिक्योर होती तो शायद 370 का ही हश्र ना हुआ होता, 35 कैपिटल ए का ही ये हश्र ना हुआ होता और आपका जो हश्र हो रहा है वो ना हुआ होता। दूसरा, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा डिसीजन लिया।
मुझे लगता है कि पूरे देश को उस डिसीजन पर गर्व करना पड़ेगा। जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि जब हमारी गर्मियों की राजधानी जम्मू और कश्मीर की राजधानी कश्मीर जाती है तो पूरा लाव लश्कर, पूरी सिस्टम वहां पर नहीं जाएगा। उसको दरबार कहते थे। 148 वर्ष 148 ईयर्स से दरबार साहब जम्मू से कश्मीर जाते थे। 148 वर्ष से ही जम्मू कश्मीर कश्मीर क्यों जाते थे? क्योंकि ओरिजिनल रियासत जम्मू है, कश्मीर नहीं। कश्मीर उसका एक हिस्सा है। ओरिजिनल रियासत जम्मू है, राजा जम्मू का है, रजवाड़ा जम्मू में लगता था, रियासत जम्मू में लगती थी। कश्मीर, लद्दाख और जो दूसरे क्षेत्र हैं वो क्षेत्र जम्मू रियासत में आते थे। तो 148 वर्ष पहले राजा ने यह डिसाइड किया कि जो गर्मी की राजधानी है वो हम लेकर चलेंगे कश्मीर, यानी कि कश्मीर में दरबार लगाया जाएगा। कश्मीर में दरबार 148 वर्षों तक, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भी हर वर्ष का ये प्रेसिडेंट रहा कि दरबार जम्मू से उठकर कश्मीर में जाएगा। इस वर्ष पहले तो ऑनरेबल उस समय की जो 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 चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी ने आदेश दिया और गीता मित्तल जी ने कहा कि क्या जरूरत है कि जब पूरा का पूरा सिस्टम कश्मीर में जाए, पूरा दरबार कश्मीर में जाए, एक बड़ा खर्चा आता है। और अभी कल ये आदेश माननीय उपराज्यपाल जी ने दे दिया और मनोज सिन्हा जी ने कहा कि अब जम्मू से पूरा दरबार कश्मीर नहीं जाएगा। कश्मीर राजधानी जरूर थोड़े दिनों के लिए जाएगी, लेकिन केवल उतना डॉक्यूमेंट्स, उतना सामान जाएगा जितना कि वहां बैठने के लिए आवश्यक है। ओरिजिनल दरबार तो जम्मू में ही लगेगा, यानी कि ओरिजिनल राजधानी जम्मू कश्मीर की जम्मू में ही होगी, दरबार जम्मू में ही होगा और कश्मीर में कुछ समय के लिए जाएगा, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ही जाएंगे जितने समय उन जिन पर काम होना है। एक बड़ी विडंबना हमारे देश की रही जानकारियों का अभाव। मुझे लगता है कि आज इस अवसर पर उन जानकारियों को पूरे देश को जानने की आवश्यकता है। आप बड़े गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देश के साथ कैसा षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र में हम कैसे फंसे। क्या था षड्यंत्र? षड्यंत्र यह था कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये तीन हिस्से हैं। लद्दाख में गिलगिट और बाल्टिस्तान का हिस्सा लद्दाख में लगता था। मीरपुर, मुजफ्फराबाद ये पुंछ का हिस्सा है जो जम्मू का हिस्सा है। और कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा लगभग 4 से 5 हजार स्क्वायर किलोमीटर का, और जो बाकी हमारे पास बचा कश्मीर वैली 10 से 12 हजार किलोमीटर की, वो कश्मीर था। 2,25,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र, यानी कि 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र, उसमें से केवल 15,000 किलोमीटर का कश्मीर। सबसे बड़ा क्षेत्र लद्दाख, जिसमें आज का लद्दाख, गिलगिट और बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो क्षेत्र आता है, जो लगभग अगर मैं उसकी बात करूं तो 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का बनता है। दूसरा बड़ा क्षेत्र जम्मू का आता है। आज 39,000 किलोमीटर, लगभग 29,000 किलोमीटर जम्मू भारत के पास है, और बाकी का जम्मू कश्मीर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद का क्षेत्र है, वो मिलाकर अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 60 to 70,000 किलोमीटर्स का क्षेत्र बनता है, और बाकी का लगभग 15,000 किलोमीटर का क्षेत्र कश्मीर बनता है। और ऐसा प्रोपेगेंडा देश में फैलाया गया कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगिट और बाल्टिस्तान सबको मिलाकर एक कश्मीर शब्द इस्तेमाल किया गया कि कश्मीर ये कश्मीर का हिस्सा है, कश्मीर है, कश्मीर। क्यों? क्योंकि कश्मीर का जो क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उस मुस्लिम प्रिवेल्ड स्थान को ही, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को ही पूरे देश में प्रोपोगेट किया गया। पंडित भी कहे गए तो कश्मीरी पंडित कहे गए, और कश्मीर के लोग, आप सोच सकते हैं कि आपने 2,10,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र का कोई नाम नहीं लिया। ओरिजिनल रियासत जम्मू है जिसको लोगों ने नहीं जाना। सबसे खूबसूरत क्षेत्र लद्दाख है जिसकी कभी पब्लिसिटी नहीं होने दी। क्यों? क्योंकि राजनीति कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के आने के बाद कश्मीर में कॉन्सेंट्रेट कर गई थी। क्यों? क्योंकि शेख अब्दुल्ला कश्मीर का था, राजा जम्मू का है।
आप सोच सकते हैं कि 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से 15,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको आप अगर कहना चाहें तो लगभग हम ये कहें कि वो 6 से 7% का क्षेत्र पूरे जम्मू और कश्मीर लद्दाख का उसके नाम से प्रोपोगेट किया गया। शेख अब्दुल्ला के आने के बाद जब राजा बैठा तो राजा ने अपनी शीतकालीन राजधानी, वो ग्रीष्म की राजधानी यानी कि सर्द गर्मी की राजधानी वहां पर कुछ समय के लिए बनाई, ताकि वो गिलगिट बाल्टिस्तान मीरपुर मुजफ्फराबाद का क्षेत्र डील कर सके, लद्दाख आसानी से डील कर सके, क्योंकि कश्मीर बीचों बीच में था। आज कश्मीर बॉर्डर पर है या एलओसी पर है। उसका कारण है कि मीरपुर मुजफ्फराबाद गिलगिट और बाल्टिस्तान पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। आपको पता है कि 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में से हमारे पास अभी कितना क्षेत्र है? 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में से 1,01,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र भारत के पास है। 1,24,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र लगभग चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी कि 60% एरिया पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है और हमारे पास 42% क्षेत्र ही है। तो जो कश्मीर था वो बीच में थी वैली, इसलिए बीच में राजधानी बनाना कुछ समय के लिए स्वाभाविक था, ताकि लद्दाख जहां बर्फ गिरती है उसको डील किया जा सके, मीरपुर मुजफ्फराबाद गिलगिट और बाल्टिस्तान को डील किया जा सके। लेकिन शेख अब्दुल्ला के आने के बाद सब कुछ कॉन्सेंट्रेट कर गया कश्मीर में, यानी कि राजधानी कश्मीर में, खजाने कश्मीर में हाईकोर्ट कश्मीर में, सेक्रेटरेट और बहुत कुछ कश्मीर में कॉन्सेंट्रेट करवा दिया गया। प्रोपोगंडा भी कश्मीर के नाम से करवाया गया। मनोज सिन्हा जी ने वो जो मिथक था कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगिट और बाल्टिस्तान का क्षेत्र कश्मीर के नाम से जाना जाएगा, वो उन्होंने वो कार्य कर दिया, कल ऑर्डर वो कर दिए कि कश्मीर पर कंसंट्रेशन के बजाय जम्मू पर कंसंट्रेट करिए। और लद्दाख चूंकि अलग टेरिटरी बन चुका है, इसलिए कश्मीर सेंट्रिक नहीं हो सकता। कश्मीर सेंट्रिक तभी हो सकता है जब गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद हमको वापस मिल जाए, तब बीच में फिर से आ जाएगा। जबकि गिलगिट और बाल्टिस्तान का क्षेत्र जो है वो तो लद्दाख का है, जब वो वापस आएगा तो वो लद्दाख के पास जाएगा। केवल मीरपुर मुजफ्फराबाद का क्षेत्र जम्मू के पास जाएगा। कश्मीर का 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र लगभग कश्मीर को मिलेगा, यानी कि कश्मीर 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र रहेगा। तो आप सोच कर देखिए कि कॉन्सेंट्रेट कहाँ होना चाहिए, राजधानी कहाँ होनी चाहिए। राजधानी का जो मुख्य केंद्र है वो जम्मू में होना चाहिए था, जैसे कि सदैव से, हमेशा से, जब से वो रियासत बनी तब से जम्मू में ही वो रियासत रही। शेख अब्दुल्ला के आने के बाद वो कश्मीर में शिफ्ट कर गई थी, जिसको महबूबा मुफ्ती ने पाला, शेख के वंशजों ने पाला। और मुस्लिम तुष्टीकरण का केंद्र अगर कहीं बना, कहीं पर भी अगर आतंकवाद का मुख्य केंद्र बना, अलगाववाद का मुख्य केंद्र बना, देश के विरुद्ध शक्तियों का कोई मुख्य केंद्र बना, तो वो कश्मीर वैली थी। आप याद रखिएगा कि जब कारगिल हुआ, कारगिल 100% मुस्लिम है, लेकिन कारगिल के व्यक्ति से आप मिलेंगे तो वो वैली के व्यक्ति को बहुत उल्टा सीधा कहता है और कहता है कि इनसे ज्यादा बुरा व्यक्ति कोई नहीं, इनसे ज्यादा बड़ा गद्दार कोई नहीं। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि वो जानता है कि वैली ही आतंकवाद का पोषक रही है, क्योंकि वो जानता है कि वैली में ही आतंकवाद की गतिविधियां चलाने के लिए प्रोग्रामिंग होती रही है, क्योंकि वो जानता है शेख ने देश के विरुद्ध जितनी भी शक्तियां इस्तेमाल करी, जो प्लान बनाए वो वैली में बैठकर बनाए। और वैली के ही 50 परिवार ऐसे कुछ रहे जिन परिवारों ने जम्मू कश्मीर का सत्यानाश करके रहा, जिसमें अग्रणी भूमिका निभाने वाला शेख अब्दुल्ला था, जिसको 1951-1952 में गिरफ्तार करना पड़ा नेहरू जी को। क्यों? क्योंकि वो सेपरेटिस्ट की भावना लेकर अलग देश बनाना चाहता था। और उससे पहले नेहरू जी कहा करते थे कि अगर देश में सबसे प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर कहीं पर है तो आपको शेख को देखना चाहिए, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो संसार में सबसे अच्छा इंसान, अगर कोई सबसे प्रोग्रेसिव इंसान कोई है तो वो शेख अब्दुल्ला है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या करने के बाद जब मूवमेंट देश में चला और वो मूवमेंट परमिट सिस्टम समाप्त करने के लिए चला, तो मजबूरी में जब संघ परिवार ने, यानी कि जनसंघ ने उस समय पूरे देश में प्रदर्शन करने शुरू किए, तो नेहरू जी को उस मजबूरी में परमिट सिस्टम उस समय उड़वाना पड़ा।
नहीं तो उन्होंने वहां परमिट सिस्टम बना रखा था, यानी कि जम्मू कश्मीर में जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती थी जम्मू कश्मीर सरकार से, अदरवाइज आप वहां पर नहीं जा सकते थे। ये दुर्दशा 70 वर्षों तक बंधक रहा जम्मू कश्मीर, और कश्मीर के हाथों में बंधक रहा, यहां तक कि 1989-90 में वैली को खाली करवा दिया गया, हिंदू विहीन करवा दिया गया। नंबर तो आगे भी था, लेकिन शुक्र है 2014 में देश की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया, और मोदी जी ने अपने भरोसे को, अपने पर किए गए भरोसे को पूर्ण रूप से भारत में लोगों को विश्वास में लिया, और जो उद्देश्य जनसंघ का उस समय था कि 370 हटाओ, वो भले ही 70 वर्ष के बाद हटा हो, लेकिन मोदी जी ने वो करके दिखाया। और अब जो वहां पर चल रहा है, ट्राई कलर फ्लैग हो रहा है, वहां के लोग अब ये कहने लगे हैं पाकिस्तान विदेशी मुल्क है। वहां पर जिस प्रकार जम्मू को कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, कश्मीर जिसको राजधानी बनाया जाता था, वहां पर जो इस बार ऑर्डर आया है कि कुछ कागजात लेकर ही वहां पर चलेंगे, जितने कागजातों की वहां जरूरत है, पूरा दरबार वहां पर नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि ये सारे उपाय जो जम्मू कश्मीर में किए जा रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं, और उसके लिए केंद्र की सरकार को आवश्यक रूप से शुक्रिया कहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।